नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल इमर्सिंग मीडिया में स्वागत है। दोस्तों, अक्टूबर महीने में भारत ने कुल 1.96 लाख करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्शन किया। ये पिछले साल की अक्टूबर महीने की तुलना में लगभग 4.6% ज़्यादा है। अब हम सब सोच ये रहे होंगे कि ये बढ़ोतरी हुई कैसे। दरअसल त्यौहार का सीज़न था, यानी दशहरा और दिवाली से पहले लोगों ने जमकर खरीदारी की। मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़े, गाड़ियां और गोल्ड तक की बिक्री में काफ़ी तेज़ी हमको देखने को मिली। इस बढ़ती मांग ने जीएसटी कलेक्शन को बहुत ही ऊपर पहुंचा दिया था। लेकिन दूसरी तरफ सरकार ने हाल ही में कुछ प्रोडक्ट्स पर जीएसटी रेट्स कम भी किए थे, जिससे घरेलू टैक्स ग्रोथ थोड़ी धीमी रही। हालांकि आयात पर वसूले गए टैक्स में लगभग 12% की बढ़ोतरी देखी गई है, जिसने घाटे की भरपाई कर दी। रिफंड के बाद सरकार के पास 1.69 लाख करोड़ रुपए का नेट जीएसटी रेवेन्यू बचा था, जो कि अब तक की स्थिति में काफ़ी अच्छा है। कुल मिलाकर भले ही दरें घटी हो, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था में खरीदारी और खपत की रफ्तार अब भी मजबूत बनी हुई है। बिहार के बेगूसराय एवं खगड़िया जिलों में आयोजित रैलियों में राहुल गांधी जी ने कहा कि मोदी सिर्फ बाहरी ताकतों से नहीं डरते, बल्कि बड़े व्यवसायी घरानों जैसे मुकेश अंबानी एवं गौतम अडानी द्वारा रिमोट कंट्रोल भी किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि छाती बहुत बड़ी हो जाने से या चौड़ी हो जाने से ताकत नहीं आती है, बल्कि आप देख सकते हैं कि महात्मा गांधी जी की बनावट कमज़ोर थी, लेकिन उन्होंने ब्रिटिश का सामना किया था। और हमारे सामने नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्होंने 56 इंच की छाती का दावा किया। जब ट्रंप ने उन्हें ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बुलाया तो उन्हें पैनिक अटैक आ गया और पाकिस्तान के साथ युद्ध 2 दिन में ही खत्म हो गया। राहुल गांधी जी ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने बड़े उद्योग घरानों के फायदे के लिए नीतियां बनाई है, जैसे कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस और नोटबंदी, जिनका असर छोटे कारोबारियों पर भारी पड़ रहा है। उन्होंने युवा पीढ़ी को रील बनाने यानी सोशल मीडिया मनोरंजन में उलझाने की नीति पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा था कि इससे असली मुद्दों यानी बेरोजगारी, आर्थिक समस्या से ध्यान हटता है और पैसा बड़े कारोबारियों के पास जाता है। उन्होंने कहा कि अगर इंडिया ब्लॉक की सरकार बनी तो वह सभी वर्गों के लिए काम करेगी, न केवल किसी विशेष वर्ग लाभ के लिए। बिहार चुनाव को मद्देनजर रखते हुए कांग्रेस ने दावा किया है कि सरकार के कार्यकाल में बिहार का पत्र यानी पेपर लीक, भर्ती प्रवेश परीक्षा घोटाला एवं रोजगार की कमी के कारण परिवारों का पलायन जैसे बड़े मुद्दे सामने आए हैं। कांग्रेस के महासचिव संचार प्रभार द्वारा ट्वीट और सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से इन बातों को उठाया गया है। उनका आरोप है कि दर्जनों पेपर लीक और भर्ती प्रवेश परीक्षा घोटाला बिहार में हुए हैं, जिनसे लाखों युवाओं का भविष्य प्रभावित हुआ है। लगभग 3.18 करोड़ लोग रोजगार की तलाश में राज्य से बाहर चले जाते हैं। पिछले एक सप्ताह में 8 बड़े हत्या घटनाएं और गोलाबारी की घटनाएं हुई। बिहार में प्रतिदिन औसतन 8 हत्या, 33 अपहरण और 133 घोर अपराध होते हैं। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री से मुख्यतः 3 प्रश्न पूछे थे। आपकी सरकार की संरक्षण में बिहार में इतने पेपर लीक और भर्ती प्रवेश परीक्षा घोटाले कैसे हो सकते हैं? क्या आप इन सारे परिवारों के पलायन के लिए जिम्मेदारी लेंगे, जिन्होंने रोजगार की कमी के कारण राज्य छोड़ने का विवश हुए? जब बिहार को मंगल राज्य का राज्य कहा जा रहा है, तब इस तरह की अपराध घटनाओं एवं कानून व्यवस्था की खामियां पर क्या कहेंगे आप? यह वक्तव्य उस समय आया जब बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 के लिए तैयारी चल रही है, जिसमें 2 चरणों में मतदान होना है। कांग्रेस ने यह भी कहा है कि भाजपा जेडीयू गठबंधन 2 इंजन की सरकार का दावा करता है, लेकिन परिणाम स्वरूप राज्य में विकास, कानून व्यवस्था, रोजगार जैसे क्षेत्रों में चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं। वहीं सचिन पायलट जी ने 2 नवंबर 2025 को पटना में संवाददाताओं से बातचीत के दौरान कहा कि नीतीश कुमार की सत्ता लालसा उनकी बिहार की जनता के प्रति प्रेम से कहीं ज़्यादा अधिक है। पायलट जी ने कहा कि सत्ता और कुर्सी के प्रति मोह ने उन्हें जनता सेवा से दूर कर दिया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार अब भारतीय जनता पार्टी के आगे बेबस स्थिति में चल रहे हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि एनडीए द्वारा बार बार किए गए वादे अब तक पूरे नहीं हुए, जैसे बिहार में पैकेज, रोजगार, निवेश इत्यादि।
यह बयान आगामी बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन 2025 के मद्देनज़र है, जहां विपक्षी इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रयास है सत्ता वर्तमान गठबंधन सरकार की छवि कमजोर करने का। पायलट जी ने नीतीश कुमार के शासनकाल में रोजगार, पलायन, युवाओं की स्थिति जैसे मुद्दों को उठाया। पीएम श्री योजना को लेकर केरल में विवाद हुआ। राज्य सरकार ने केंद्र के साथ इस योजना पर सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किया था, जिसे बाद में राज्य में स्थगित कर दिया गया। उसके बाद इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के नेता पीएम सलाम ने राज्य के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिसे केंद्रीय शिक्षा मंत्री वी शिवनकुट्टी ने घृणास्पद बताया। शिक्षा मंत्री शिवनकुट्टी ने कहा कि सलाम की टिप्पणी बहुत ही घृणास्पद और केरल की सांस्कृतिक मूल्यों का अपमान है। उन्होंने कहा कि ऐसी अमानवीय और असंवैधानिक टिप्पणियां जहां राजनीतिक संगठन के वरिष्ठ नेता से नहीं होना चाहिए। शिवनकुट्टी ने IUML से आग्रह किया है कि सलाम को सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगने का निर्देश दिया जाए। वह दावा कर रहे हैं कि यह टिप्पणी उस राजनीतिक निराशा व हताशा से आई है जो केरल सरकार द्वारा सार्वजनिक शिक्षा क्षेत्र में किए गए क्रांतिकारी बदलाव के कारण है। सलाम ने पीएम श्री योजना को हिंदुत्व विचारधारा को बढ़ावा देने वाला करारा जवाब दिया था और कहा था कि यह पाठ्यक्रम में ऐतिहासिक का विकृत संस्करण पढ़ाएगा। भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर द्रौपदी मुर्मू ने पतंजलि यूनिवर्सिटी के दूसरे दीक्षांत समारोह में कहा कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए समाज के समस्त जनों, विशेषकर महिलाओं की एक समान भागीदारी जरूरी है। समारोह में यह तथ्य सामने आया कि विश्वविद्यालयों में कुल 62% विद्यार्थी महिलाएं थीं तथा समारोह में स्नातक उत्तीर्ण का 64% हिस्सा महिलाएं ने लिया था। उन्होंने बताया कि पदक विजेता महिला विद्यार्थी संख्या पुरुष विद्यार्थियों की तुलना में लगभग 4 गुनी थी। मुर्मू जी ने कहा कि अगर सिर्फ बेटे आगे बढ़ेंगे और बेटियां पीछे रहेंगी तो विकसित भारत का सपना अधूरा रहेगा। उन्होंने यह भी कहा कि यह सिर्फ आंकड़े नहीं है, बल्कि यह महिलाओं की अगुवाई में विकसित भारत का प्रतीक है। विश्वविद्यालय के बारे में उन्होंने कहा कि यह योग, आयुर्वेद व नाभ्योपचार के माध्यम से भारत की प्राचीन सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित व बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने पर्यावरण सुरक्षा तथा प्रकृति अनुकूल जीवन शैली के महत्व पर भी बल दिया और कहा कि इस खूबसूरत स्थान में शिक्षा प्राप्त कर छात्रों ने वैश्विक चुनौतियों से निपटने की तैयारी कर ली है। शंकर प्रस्तु, जिसे उड़ीसा की एसआई भर्ती घोटाले का मास्टरमाइंड माना जा रहा था, उसको उड़ीसा की क्राइम ब्रांच द्वारा उत्तराखंड में भारत नेपाल सीमा के पास गिरफ्तार कर लिया गया। शंकर प्रस्तु करीब 1 महीने से फरार था और इस घोटाले का खुलासा 30 सितंबर को हुआ था। उसे उत्तराखंड के भारत नेपाल सीमा के पास एक टीम के द्वारा ट्रैक करके गिरफ्तार कर लिया गया। प्रस्तु की एक कंपनी पंचसॉफ्ट टेक्नोलॉजी थी, जिसको 933 एसआई पदों की लिखित परीक्षा में काम दिया गया था। इस घोटाले में अब तक कुल 124 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, जिसमें से 114 उम्मीदवार शामिल हैं। उम्मीदवारों ने हर चयन के लिए अनुमानित रूप से 10 लाख रुपए अग्रिम दिए और चयन के बाद आगे 25 लाख रुपए देने का वादा किया। इस गिरफ्तारी से अन्य भागीदारों के सामने आने की भी संभावना बढ़ गई है।